हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राकेश प्रधान और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए उसी के आगे हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमने देखा था कि दो कंटेनर्स को जब आप एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं एंड उनमें से एक कंटेनर को आप अगर कुछ हाइट पे रख देते हैं तो ऊपर वाले कंटेनर से नीचे वाले कंटेनर की तरफ वाटर फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब ये वाटर फ्लो होने का रीज़न जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ हाइट का डिफरेंस ही है। बट अगर आप उस सिचुएशन को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ओम्स लॉ कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी के जैसा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हाइट में डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। इसका मतलब फ्लो ऑफ वाटर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइट के। हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जो होगा वाटर फ्लो का रेट बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट एच। इसके बाद अगर हम लोग एक अदर फैक्टर को कंसीडर करें जो कि पाइप के थिननेस होगी, पाइप कितना पतला है, कितना ज़्यादा पतला है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा वाटर का फ्लो। तो यहाँ पे अगर हम सपोज पाइप को पतला कर देते हैं तो पाइप को पतला करने से कम पानी फ्लो होगा वहाँ से। ठीक है, हाइट को अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग हाइट को कांस्टेंट रख रहे हैं, बट पाइप की थिननेस बढ़ने की वजह से मीन्स पतला होने की वजह से वाटर का फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिननेस ऑफ द पाइप। तो कंबाइनली हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H अपॉन टी, जहाँ पे H क्या है, हाइट में डिफरेंस है, और T क्या है, थिननेस है पाइप की। अब ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्यों लिया बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ में, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए एक सेल लगा हुआ है, एक कंडक्टर है, रेजिस्टर है और एक की भी है, तो जैसे आप की को ऑन करते हैं ना तो वहाँ से करंट फ्लो होने लगता है। अभी करंट वैसे ही दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जैसा कि वहाँ पे क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वो किससे रिलेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करेगा। उसी तरीके से जो वहाँ पे हाइट का डिफरेंस था वो किससे रिलेट करेगा, यहाँ पे वो रिलेट करेगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से। और तीसरी बात जो थी हमारे पास वहाँ पे थे थिननेस, वो थिननेस रिलेट करती है किसके साथ में, रेजिस्टेंस के साथ में। तो जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे कहा था कि फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H अपॉन टी, वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ करंट है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R। ठीक है, तो ये तो है ओम्स लॉ। आप दोनों को कंपेयर करके इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया है तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If the physical parameters like temperature and strain are kept constant for a conductor, then the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. इसका मतलब क्या है कि अगर आप फिजिकल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रख दें, उसमें कोई भी चेंजेस ना करें, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, कंडक्टर का टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और ना ही उसकी लंबाई में कोई चेंजेस होनी चाहिए, और ना ही उसके थिकनेस में कोई चेंज होना चाहिए। अगर इन चीज़ों को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो जो उसके अक्रॉस, उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें बहने वाली करंट या विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V कह दूं तो ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा करंट I के। ठीक है, जहां पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, और साथ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जो कि होता है यहाँ पे R। इस R को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, जो कि रुकावट पैदा करता है आपके वायर में। ठीक है, वो करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है, और इसका SI यूनिट अगर हम लोग देखें तो वो होता है ओम। ठीक है, एक फिजिसिस्ट के नाम पे रखा गया है, और यहाँ पे इसका सिंबल होता है ओमेगा।
जिसको ओम ही रीड करते हैं। जैसे आप खाने के बाद डकार रहते हुए ओम करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही सिंबल यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको प्रोनाउंस करने के लिए, ओम। ओके, चलिए, तो ये आ गया V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके घरों में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 220 वोल्ट की सप्लाई की जाती है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप 220 वोल्ट का सेल को कनेक्ट कर दें सीरीज़ में और उसके बाद फिर आप उसको दोनों एंड को टच करेंगे तो बहुत ज़ोर का झटका लगता है। ठीक है, अगर आप जो प्लग्स होते हैं उसको कहीं पे या फिर वायर को नेकेड वायर को अगर आपने कहीं पे टच कर दिया गलती से जो कि प्लग में लगा हुआ है तो उसमें भी करंट लगती है जोर सी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ये रिलेशन है जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फिजिकल पैरामीटर्स हमने क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं, और यही है ओम्स लॉ। ठीक, इसके बाद जल्दी से देख लेते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो अगर हमको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज करके रखते हैं, एक सर्किट रहेगा हमारे पास जिसमें एक रजिस्टर लगा होगा। ये सारे जो सर्किट के कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग सेल कहते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, और ये रजिस्टर जिसमें करंट फ्लो होगी इस पूरे सर्किट में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लेते हैं V, ये, और करंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो होगी। तो ज़ीरो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब करंट भी ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर दो कंटेनर हैं आपके पास, उनकी हाइट में कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा तो पानी फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसलिए टंकी को ना हम लोग हमेशा छत पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि छत में रखेंगे तभी तो पानी नीचे बाथरूम तक आ पाएगा, नहीं तो अगर आप ग्राउंड पे रख देंगे टंकी को तो कैसे यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, उसमें तो अलग से पंप लगाना पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो कराने में हेल्प करेगा। इसका मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर जीरो करंट। बाद में ले लेते हैं कुछ वैल्यू V1 ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो करंट की वैल्यू भी कुछ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी, मान लेते हैं I1 है। उसी तरह अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे कोई और वैल्यू पे तो आपको करंट की वैल्यू भी कुछ और मिलेगी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से आप मल्टीपल रीडिंग्स लेते जब जाएंगे, तो जैसे कि मैंने क्या लिया, V1 पे I1 और V2 पे I2, उसी तरह आप और भी रीडिंग्स लेते जाएंगे और सारे पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन किसी ग्राफ में मिलने का मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटीज, दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को कंडक्ट करेंगे ना तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अगर टेम्परेचर और लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तब। ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको कर्व टाइप का भी मिल सकता है, जो कि रेयर होता है बट हो सकता है। स्ट्रेट लाइन क्या है, वेरिफिकेशन है किसका, ओम्स लॉ का, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ये कैसे पता चला हमको, क्योंकि यहाँ पे जितना V हम लोग बढ़ा रहे हैं उतना ही I भी बढ़ रहा है। ठीक है, मीन्स इसमें जितने इसमें चेंज का रेशियो जो होगा, इन दोनों में चेंज का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स डेल्टा V अपॉन डेल्टा I जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा पूरी, मतलब कि जब तक आप बढ़ाते जाएंगे जितनी भी रीडिंग आप लेना चाहिए उतनी रीडिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग कह देते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ और उसका प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं ठीक से। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक रुकावट है, किसके पाथ में, करंट के पाथ में। जैसे कि अगर पाइप में अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उसकी मोटाई पर डिपेंड करेगा कि वाटर किस रेट से फ्लो होगा उसमें। उसी तरीके से अगर पाइप के अंदर कुछ कचरा फंसा हुआ है तो वो भी तो पानी के फ्लो को अफेक्ट करेगा, राइट। सिमिलरली क्या होता है कि कंडक्टर अगर आपके पास है, कोई भी एक मेटल का कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और अदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो हैं बहुत सारे, साथ में उसके अलावा एटम्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होगा, एटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव होना चाहे तो नहीं मूव हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई भाई एटम आकर के उसको रोक ही देगा, भाई कहाँ जा रहे हो भाई। ठीक है, और जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अभी दशहरा था, तो दशहरे के मेले में, इस साल तो खैर कुछ हो नहीं रहा है, बट जनरली जब होता है दशहरे के मेले में
बहुत भीड़ होती है, सब लोग रावण दहन के लिए इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, राइट। तो बहुत भीड़ होती है। अगर उस भीड़ भरी जगह में आपको दौड़ने के लिए कहा जाए तो क्या आप फ्रीली दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ सकते, राइट। आप किसी ना किसी से जाकर के टकरा जाएंगे, या टकराने से पहले आप रुक जाएंगे, थोड़ा अपने स्पीड को कम कर लेंगे, अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। अंदर वो लोग भागना चाहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उनको पता है किधर जाना है, लेकिन एटम्स जो होते हैं उनके रास्ते में आ जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ी देर अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, रुक जाते हैं और उसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज करके अदर डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इस वजह से हमको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल हमारी तरह, ठीक। तो यहाँ पे इनका जो पाथ होता है ना वो जिग जैग होता है। कैसा होता है? जिग जैग होता है। जा इधर ही रहे हैं लेकिन करंट, मतलब कि करंट के अलॉन्ग ही जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका पाथ जो है स्ट्रेट ना होकर के जिग जैग पाथ होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? जिग जैग पाथ, ठीक है। इसी वजह से इनकी स्पीड जो होती है, इफेक्टिव स्पीड जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि फुल स्पीड से मूव नहीं हो सकते, एक्सेलरेट नहीं हो सकते, कांस्टेंट वेलोसिटी से इनको मूव होना पड़ जाता है। फोर्स लग रहा है फिर भी कांस्टेंट वेलोसिटी है इनकी, ठीक है। तो एवरेज, मतलब कि पूरी तो नहीं बट एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। इसी वजह से करंट जब हम लोग कंडक्टर में फ्लो कराते हैं तो वो गर्म हो जाता है, वायर गर्म हो जाता है, बल्ब गर्म हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है, जितनी भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड चीज़ें होती हैं वो सब गर्म हो जाती हैं। इवन फ्रिज भी गर्म हो जाता है। ये मत सोचना कि फ्रिज तो सर ठंडा होता है, ठीक है, अंदर में ठंडा होता है, बट बाहर जो हीट पंप लगा होता है ना, वो अंदर से हीट को बाहर निकाल होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। तो ओवरऑल जो है हीट डेवलप होता ही है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेस्ट्रिक्ट्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट हमने देख लिया था, ओम होता है, ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? हमारे पास था R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसका मतलब 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन ओम वोल्ट और एम्पियर के बीच में, ठीक है। तो अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो हो रही है तो इसका मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस के बाद। तो अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अब देख लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से वो कारक हैं, वो फैक्टर्स हैं जो कि उसकी रेजिस्टेंस को, उसके रेजिस्टेंस को या फिर उसके प्रतिरोध को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे एक सर्किट जिसमें एक सेल लगा होगा, एक की लगी होगी, एक एमीटर लगा होगा और एक नाइक्रोम का वायर भी होगा यहाँ पे। अब इसमें हम लोग पहला केस ले लेते हैं जिसमें हम लोगों ने नाइक्रोम की वायर की लेंथ को फिक्स कर रखा है। और नाइक्रोम की वायर की लेंथ अगर फिक्स है हमारे पास तो हम लोग एमीटर की रीडिंग लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1। अब दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जस्ट इसके नाइक्रोम वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं। डबल करने पर मान लेते हैं करंट जो है वो है I2, लेकिन इस बार करंट की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है हमारे पहले वाले केस से, ठीक है, जस्ट आधी हो जाएगी I1/2। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे केस के। तीसरे केस में हम लोग एक मोटा वायर से रिप्लेस कर देंगे, लेंथ सेम रहेगी बट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इसका बढ़ जाएगा। मोटा वायर का मतलब कि बढ़ जाएगा एरिया। तो उसमें करंट की वैल्यू जो होगी फर्स्ट वाले केस के कंपैरिजन में ज़्यादा करंट फ्लो होगी, क्योंकि मोटा वायर है तो फिर करंट इजीली फ्लो हो पाएगा, जैसे कि मैंने पाइप का एग्जांपल में बताया था आप लोगों को, राइट। इसके बाद हम लोग चौथा केस ले लेते हैं। चौथे केस में हम लोगों को करना कुछ नहीं है, ना तो हम एरिया में चेंजेस करेंगे और ना ही लेंथ में चेंजेस करेंगे, हम लोग मटेरियल चेंज कर देंगे। हम लोग अगर पहली बार हम लोग कॉपर यूज़ किया था तो इस बार सिल्वर यूज़ कर लेंगे, कोई अदर मटेरियल यूज़ कर लेंगे कंडक्टर में। मटेरियल जब हम लोग चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू अगेन डिफरेंट होती है। तो अगर हम लोग इन सबको कंबाइन करके देखें तो करंट की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L होगी, क्योंकि लेंथ बढ़ाने पर हमारा करंट क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और हमने पहले देखा था कि करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमको क्या पता चलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था? सेम वायर था, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया था, थिकनेस भी सेम थी, बट लेंथ डबल होने की वजह से वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो गई थी? कम हो गई थी, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल। अब तीसरे केस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, क्योंकि एरिया हमने बढ़ाया था तो करंट की वैल्यू बढ़ गई थी, और हमें पहले से पता है कि करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। इसका मतलब अगर हम लोग दोनों चीज़ों को कंबाइन करें, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो हमको मिल जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जिसमें से हम लोग रो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। चौथी चीज़ जिस पर डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे कि हमने कॉपर को रिप्लेस करके सिल्वर को लगा दिया, कोई और मटेरियल को लगा देते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन पता चलता है कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, उसके बाद एलॉयज़ की होती है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर्स की होती है, क्योंकि इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है। नाइक्रोम का जो हमने एग्जांपल लिया था वो बेसिकली एक एलॉय है, और कंडक्टर के एग्जांपल में मैं आपको एक कॉपर बता देता हूँ। कॉपर के अलावा हमारे पास कंडक्टर में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स और भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद इंसुलेटर में वुड, ग्लास, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो एसआई यूनिट जो होता है रेजिस्टिविटी का वो होता है ओम मीटर। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था ना, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो आर का क्या हो जाएगा यूनिट ओम हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा मीटर, और ए का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और रो का जो एसआई यूनिट है वो आ जाएगा ओम इंटू मीटर। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड क्रॉस एरिया, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम्स एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू सो मच, गुड बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।